एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आप देख रहे हैं यहाँ पे 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो काफ़ी कुछ न्यूज़ है यहाँ पे सीखने के लिए। आज हम कुछ अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, कुछ स्कीम्स के बारे में बात करेंगे और स्पेशली आज हमें 3 रिपोर्ट्स डिस्कस करनी है। उन रिपोर्ट पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को हेडलाइंस मिल जाएंगी, जिससे जो भी न्यूज़ आज हम कवर कर रहे हैं ना, तो वो न्यूज़ आपको हेडलाइंस के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं और आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं आज के क्लास की पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो परचम क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन करेंगे। वहाँ मैं आपको डेली सीए का जो पीडीएफ होता है वो प्रोवाइड कराती हूँ। तो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में क्या होगा? तो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा आपको काफ़ी कुछ रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। कंप्यूटर पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एसएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आता है, यूजफुल लगता है, बेनिफिशियल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं 21 अप्रैल के हम इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। तो आज वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज है नेशनल सिविल सर्विसेज। हर साल 21 अप्रैल को ही क्यों नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन जब हमारा देश 1947 में 21 अप्रैल को ही क्या हुआ था, आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, उनको एड्रेस करने का काम किया गया था। इसलिए 21 अप्रैल को हम नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं, ठीक है। उन्होंने जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स को एड्रेस करने का काम किया था वो मेटकॉफ हाउस दिल्ली में किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, उन्हें हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब आज के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? तो नरेंद्र मोदी जी सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस करने का काम करेंगे। कहाँ पर? विज्ञान भवन। विज्ञान भवन कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा जिन भी पब्लिक बॉडी ने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा काम किया है अलग अलग फील्ड में, उन्हें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो अभी मतलब आज के दिन अनाउंस किया जाएगा, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये अवार्ड हम कल के दिन डिस्कस कर पाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आज के दिन यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जो अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब हमारे देश में जो सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई थी और उसमें जो रिफॉर्म करने के काम किए गए थे वो किसने किए थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किए थे। इसलिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। जितने भी गवर्नर हैं हमारे और वायसराय रहे हैं और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं, उन पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं और ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लेंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बाकी हम अपनी न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले जी को दिया जाएगा 24 अप्रैल को। कब दिया जाएगा? 24 अप्रैल को आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। मंगेशकर फैमिली और ट्रस्ट के द्वारा ही लता मंगेशकर जी की याद में इन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। और कोई भी पर्सन जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है देश में, कोई भी पर्सन हो या सोसाइटी हो, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पंकज उदास जी, आप लोग ने इनकी गजल सुनी होंगी, ठीक है ना। तो पंकज उदास जी को यहाँ पर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा इंडियन म्यूजिक में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। कुछ और अवार्ड्स दिए जाएंगे, जैसे कि स्पेशल अवार्ड यहाँ पर विशेष पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाएगा? विद्या बालन को दिया जाएगा, जो कि एक एक्ट्रेस है, हम सभी को पता है, एक एक्ट्रेस है। इन्हें स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा, विशेष पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक्टर एंड डायरेक्टर प्रसाद ओक, इन्हें भी स्पेशल अवार्ड इनके कंट्रीब्यूशन में सिनेमा के फील्ड में दिया जाएगा। नेक्स्ट है गौरी थिएटर ऑफ प्रशांत धामले। गौरी थिएटर ऑफ प्रशांत धामले फैन फाउंडेशन, इसे बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा। इनका प्ले था नियम व अति लागू, तो इनके प्ले के लिए इसे बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट को सोशल सर्विस के लिए अवार्ड दिया जाएगा। वहीं ग्रंथाली प्रकाशन को यहाँ पर बाघ विल्सनी अवार्ड इनके लिटरेचर के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाएगा, ठीक है, बाघ विलक्षणी अवार्ड।
तो इतने अवार्ड याद नहीं रखने हैं, कोई यूज़फुल नहीं है, नहीं पूछा जाएगा आपसे। बस 2 ही बातें याद रख लीजिएगा। पहला, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया जाएगा, दूसरा मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया जाएगा। ले दे के आपको आशा भोसले जी और पंकज उदास का नाम याद रखना है। क्लियर है? चलो बात करते हैं हम आगे कुछ और व्यक्तियों के बारे में जो न्यूज़ में है। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबा। तो कैरेबियन नेशन है, एक कैरेबियन सी में आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी विच इज़ क्यूबा, और क्यूबा की कैपिटल आपको हवाना देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए ये है क्यूबा। तो क्यूबा के सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट चुने गए हैं, वापस से चुने गए हैं। कौन? उनका नाम है म्यूगल डियाज कैनल। म्यूगल डियाज कैनल सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बन गए हैं क्यूबा के। पहले ये 2018 में क्यूबा के प्रेसिडेंट बने थे, अब वापस से ये बन गए हैं। क्यूबा की जो करेंसी है वो पेसो है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है रणधीर ठाकुर, और इन्हें सीईओ और एमडी बनाया गया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली 2020 में ही बनी है। 2020 में ही एक ग्रीन फील्ड वेंचर है टाटा ग्रुप का, जिसका नाम है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही प्रीशियस कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ एंड एमडी कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा रणधीर ठाकुर बन गए हैं, रणधीर ठाकुर। अगले पर्सन है, ये इनको आपने देखा होगा खेलते हुए, क्योंकि एक बहुत ही शानदार एक क्रिकेटर है। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये क्रिकेटर? तो आंसर हो जाएगा ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं। किस कंट्री से हैं? साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब होती है आत्मकथा, अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में, क्रिकेट में उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, कौन कौन सी उनको विक्ट्री मिली, कौन कौन से स्ट्रगल उन्होंने फेस किए, तो वो सारी कहानियाँ इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है पफ थ्रू फायर। पफ PFAF, पफ थ्रू फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ठीक है। तो क्रिकेटर फाफ दू पेलिसी ऑटोग्राफी इज टू बी रिलीज इन May 2023। इनकी ऑटोबायोग्राफी 2023 में रिलीज की जाएगी। और प्रेजेंटली ये कैप्टन है किसके? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, RCB के प्रेजेंटली ये कैप्टन है। और ये साउथ अफ्रीका की जो नेशनल टीम है उसके भी कैप्टन के रूप में इन्होंने काम किया है, और ये अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज कर रहे हैं May 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एंजेला मार्कल। एंजेला मार्कल इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, क्योंकि जर्मनी की ये चांसलर रह चुकी हैं, ठीक है। एंजेला मार्कल रिसीव जर्मनी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो फॉर्मल चांसलर एंजेला मार्कल को हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट जर्मनी का दिया गया, जर्मनी के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट फ्रैंक बैटलर के द्वारा एंजेला मार्कल को जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। अभी तक केवल और केवल यहाँ पे 3 ही पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, जिनमें से एक कौन बन गई है? ये एक बन गई है एंजेला मार्कल। द अवार्ड हैज़ ओनली बीन गिवन ट्वाइस बिफोर। इसके पहले केवल 2 लोगों को और अवार्ड दिया है, एक तो फॉर्मल चांसलर कोनार्ड एडेनयोर एंड हेलमट कॉल। तो इनके नाम याद नहीं करने हैं, आपको फिलहाल याद रखना है कि एंजेला मार्कल को यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जर्मनी दिया गया है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। इसमें कोई भी फाइनेंशियल अवार्ड नहीं दिया जाता है। ये जर्मनी की चांसलर के रूप में 2005 से 2021 तक, मतलब लगभग 4 टर्म के लिए, लगभग 4 टर्म के लिए इन्होंने चांसलर के रूप में जर्मनी में काम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे NHAI, ठीक है। NHAI टू क्रिएट अराउंड 10,000 किलोमीटर ऑफ डिजिटल हाईवे बाय फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अभी डिजिटल हाईवे क्या होता है? हमने तो रोड कंस्ट्रक्शन सुने हैं, हाईवे सुने हैं। डिजिटल हाईवे मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल आपको डालनी है रोड के नीचे। हम बिछाते हैं ना, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं 5G के लिए, 6G के लिए, कम्युनिकेशन पर्पज से। तो इसी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को ही हमने डिजिटल हाईवे बेसिकली नाम दिया है, ठीक है ना, इतनी चीज़ें। तो हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने हमें बताया है कि वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक लगभग 10,000 किलोमीटर का डिजिटल हाईवे कंस्ट्रक्ट करेगी अक्रॉस द कंट्री। मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने का काम करेगी, जो कि लगभग 10 किलोमीटर लंबाई का होगा अक्रॉस द कंट्री। और ये काम करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को ये जिम्मेदारी दी गई है। पायलट बेसिस पे पहले जो रूट तैयार किए जाएंगे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे तैयार किए जाएंगे,
जो कि 1367 किलोमीटर का होगा। दूसरा आपको हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर में देखने को मिलेगा 512 किलोमीटर का। अगर मैं NHAI के चेयरमैन के बारे में बात करूं तो श्री संतोष कुमार यादव जो है वो NHAI के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अब ह्यूरन रिपोर्ट के बारे में। यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 रिलीज कर दिया गया है। यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 अनाउंस कर दिया गया है। इस इंडेक्स में बेसिकली ये बताया जाता है कि किस देश में कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है, नए स्टार्टअप्स खुले हैं और नए स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न लेवल पे पहुंच गए हैं। तो ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में इंडेक्स में जारी की जाती है। यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं? तो वो सारे बिजनेस स्टार्टअप जिनका टर्नओवर $1 बिलियन होता है, वो आपकी यहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनीज कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगा। इन बिजनेस अ यूनिकॉर्न इज अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी जिनकी वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन, आई एम सॉरी अगर मैंने टर्नओवर वर्ड यूज़ किया है तो वो गलत है। यहाँ पे बात हो रही है कि कोई कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन है, उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। पहली बार इस वर्ड को 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे एलिनी ली ने ये वर्ड दिया है, यूनिकॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत जो है वो 3rd नंबर पे आया है। भारत की पोजीशन कितनी है? भारत की पोजीशन 3rd नंबर पे है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया 3rd नंबर पे, और टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनी हमारे देश में यूनिकॉर्न्स कितने हैं? 68 हैं। भारत में टोटल यूनिकॉर्न कितने हैं? 68 है। फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे यूएसए है। यूएसए के पास 666 यूनिकॉर्न्स हैं। वहीं सेकंड नंबर पे चाइना है, इसके पास 316 यूनिकॉर्न है। क्लियर हो गई थी चीज़ें? ऐसी कंपनी जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन होता है वो यूनिकॉर्न होती है। भारत में 68 यूनिकॉर्न्स है और भारत की रैंकिंग जो है वो यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3rd नंबर पे है। और सबसे मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न जो भारत में चल रहा है वो आप देखेंगे बाइजू है। बाइजूस का जो आप वैल्यूएशन देखेंगे वो $22 बिलियन का देखने को मिलेगा। बाइजू के बाद आपको सेकेंड नंबर पे स्विगी मिलेगा और ड्रीम 11 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इंडिया जो है वो 3rd स्पॉट पे आया है। भारत के पास टोटल 68 यूनिकॉर्न है, जिसमें बाइजू लीड कर रहा है, 22 बिलियन इसका वैल्यूएशन है। सेकंड नंबर पे स्विगी है, 3rd नंबर पे ड्रीम 11 है। लेकिन टॉप 10 में कोई भी भारतीय यूनिकॉर्न शामिल नहीं है। भारतीय यूनिकॉर्न की जो संख्या है वो 47% इंक्रीज हुई है प्री कोविड के बाद। यहाँ पर 70 यूनिकॉर्न्स जो हैं भारत के, वो मतलब इसके को फाउंडर जो हैं वो भारत के बाहर है, मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 70 यूनिकॉर्न्स ऐसे हैं हमारे देश के जिसके को फाउंडर जो हैं वो आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत के बाहर के हैं। अगर इनकी काउंटिंग भी मिला दी जाए तो मतलब 70 + 68 कर दिया जाए तो लगभग 138 यूनिकॉर्न जो हैं जिसके फाउंडर जो हैं वो भारत के रहने वाले हैं। सेकेंड यूएसए जो है वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, इसके पास 666 यूनिकॉर्न है। 3rd नंबर पे चाइना है, इसके पास 316 यूनिकॉर्न कंपनी है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस साल मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 1361 यूनिकॉर्न्स बढ़े हैं, जो कि लगभग 29% होते हैं। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि भारत में 68 यूनिकॉर्न है और भारत की रैंकिंग जो है वो 3rd नंबर पर आती है। वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटी रिपोर्ट 2023, इस रिपोर्ट को बेसिकली हेनले एंड पार्टनर्स एंड न्यू वर्ल्ड वेल्थ के द्वारा पब्लिश किया जाता है और इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड की जो सबसे वेल्दीएस्ट सिटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट पब्लिश की है। बेसिकली किसी सिटी में, किसी टाउन में जो सबसे अधिक मात्रा में मिलेनियर्स होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में रिचेस्ट पर्सन होते हैं, उसके आधार पे लिस्ट तैयार की जाती है। और इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? न्यूयॉर्क सिटी है। और क्योंकि इसके पास आप देखेंगे तो लगभग 340,000 जो है वो मिलेनियर्स यहाँ पे रहते हैं। सेकंड नंबर पे टोक्यो है, 3rd नंबर पे वे एरिया है, चौथे नंबर पे लंदन और 5वें नंबर पे सिंगापुर देखने को मिलेगी। तो ये जो लिस्ट आई है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो सिटीज़ हैं वो यूएसए की हैं। तो यूएसए यहाँ पे टॉप पर है मिलेनियर की लिस्ट में। सेकंड नंबर पे आपको चाइना मिलेगा और 3rd नंबर पे आपको ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़ देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये आपकी कंट्री वाइज हो गई, यहाँ पे बड़ी कंट्रीज़ के हिसाब से हो गई और आपकी सिटीज़ के हिसाब से लिस्ट यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं मनरेगा के बारे में। ठीक है, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। बेसिकली मनरेगा एक्ट 2005 में लाया गया था और 2006 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। यहाँ पे राजस्थान ने लगातार चौथी बार टॉप किया है। राजस्थान टॉप इन द पर्सन डे जनरेशन फॉर 4th ईयर। यहाँ पे मतलब इसने सबसे अधिक लोगों को सबसे अधिक दिनों तक जो है वो रोजगार प्रोवाइड करने का काम किया, इसलिए राजस्थान ने यहाँ पे टॉप किया है।
in the term of person day generation under the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। राजस्थान ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लगभग 35.61 करोड़ पर्सन डे, जिसकी टोटल कॉस्ट थी लगभग 10,000 करोड़, इस स्कीम के अंतर्गत जनरेट किया। मतलब 35.61 करोड़ दिनों तक लोगों ने यहाँ पे काम किया, अलग अलग लोगों ने, और उसमें जो कॉस्ट आई है वो 10,000 करोड़ रुपए की लगभग आई है, और राजस्थान यहाँ पर टॉप पे है। राजस्थान के बाद आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आएगा। कि ऐसी रिपोर्ट यहाँ पे मनरेगा के द्वारा पब्लिश की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप के बारे में। हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में होगा। भारत में कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर इसको होस्ट करेगा 9 से लेकर 18 जून के बीच में। उड़ीसा का भुवनेश्वर जो है वो 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप का आयोजन करेगा। ठीक है, इसकी जो होस्ट बॉडी होती है या जो ऑर्गेनाइजेशन करने वाली बॉडी होती है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होती है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हीरो कॉन्टिनेंटल कप का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा, और ये थर्ड टाइम हो रहा है, सॉरी ये थर्ड एडिशन है। ये कौन सा एडिशन है आपका? तो ये आपका थर्ड एडिशन है। इसके पहले जो एडिशन हुआ था इंटर कॉन्टिनेंटल कप का वो 2018 में हुआ था मुंबई में, और 2019 में अहमदाबाद में हुआ था, और ये थर्ड एडिशन है जो कि भारत में हो रहा है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर होस्ट कंट्री है। इसके अलावा 4 और टीम है जो यहाँ हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप में पार्टिसिपेट करेंगी बिटवीन 9 से लेकर 18 जून के बीच में। कौन कौन सी कंट्री है? तो लेबनान है, मंगोलिया है, और यहाँ पे बानुआतू है। ठीक है, ये कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे थावे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन बिहार। तो थावे फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये थावे फेस्टिवल का आयोजन बिहार में किया जाता है, बिहार के गोपालगंज में। ठीक है, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है और डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट और टूरिज्म या पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसको फेस्टिवल को मनाया जाता है। और यहाँ पे बेसिकली गोपालगंज में जो दुर्गा टेम्पल है, थावे दुर्गा टेम्पल, वहाँ पर इस पूरे फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव, उनके द्वारा इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया, और इसमें बॉलीवुड जो सिंगर हैं हिमेश रेशमिया वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ये 11th नंबर का आपका एडिशन है, या 11th नंबर का एनुअल ये फेस्टिवल है। इसका आयोजन 2012 मतलब 2012 से थावे फेस्टिवल का आयोजन बिहार के गोपालगंज में किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और फेस्टिवल की शुरुआत हुई है जो कि समर सीजन के पहले, मतलब समर सीजन जब शुरू होता है तब इन फेस्टिवल को मनाया जाता है। वो फेस्टिवल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सतुआनी फेस्टिवल जो है ये रिलेटेड है नेचर से। जब आपके समर सीजन की शुरुआत होती है, ठीक है, तब नॉर्थ इंडिया स्पेशली बिहार में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ इंडिया मेनली इन बिहार टू मार्क द स्टार्ट ऑफ द समर सीजन। तो सतूनी फेस्टिवल भी बिहार में मनाया जा रहा है, जिसमें बेसिकली सत्तू खाया जाता है, सत्तू बनाया जाता है। और इसके अलावा जुर शीतल, अगर मैं गलत बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इन फेस्टिवल को क्या कहते हैं, तो जुर शीतल जो फेस्टिवल है वो मैथिली कम्युनिटी के द्वारा बेसिकली मनाया जाता है बिहार में एज अ मैथिली न्यू ईयर। इसके अलावा कुछ और फेस्टिवल आप देख सकते हैं जो कि बिहार के रीजन में मनाए जाते हैं, बिहार स्टेट में मनाए जाते हैं, जैसे कि छठ पूजा बहुत ही फेमस है। सोनपुर का जो पशु मेला लगता है वो भी बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सोनपुर का पशु मेला। फिर राजगीर फेस्टिवल हो गया है ना, ये फेस्टिवल आप एक बार देख लीजिएगा जो बिहार में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे साथी पोर्टल के बारे में। साथी पोर्टल रिसेंटली जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे कृषि मंत्री हैं, तो उनके द्वारा साथी पोर्टल की उद्घाटन किया गया, इसे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, 19 अप्रैल को। किसकी मदद से? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मदद से। अब बेसिकली साथी पोर्टल है क्या, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा रिसेंटली साथी पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। जो भी सीड होते हैं ना, बीज, उनके प्रोडक्शन में, उनकी क्वालिटी में, आइडेंटिफिकेशन में, सर्टिफिकेशन में जो भी इशूज़ आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो अब साथी का वो फुल फॉर्म पूछेगा, तो साथी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथी का मतलब है सीड, ट्रेसेबिलिटी
ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसकी जो थीम है, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसकी थीम है उत्तम बीज समृद्ध किसान। उत्तम बीज समृद्ध किसान, ऑब्वियस सी बात है, जितनी अच्छी क्वालिटी का सीड होगा उतना ज़्यादा यील्डिंग होगी, प्रोडक्शन होगा। और ये सीड में रिसर्च करने का काम कौन करता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करती है। इसका हेड ऑफिस आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। 1929 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं वही प्रेसिडेंट भी होते हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिडबी। सिडबी ने रिसेंटली जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनकी लेंडिंग के लिए एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज़ है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी कहलाता है। सिडबी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा है। सिडबी के द्वारा न्यू फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेस को लॉन्च किया गया है, जिसके ज़रिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। और जो आपके एनबीएफसीज़ हैं या दूसरे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं और बैंक्स हैं, उनके ज़रिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को परचेस करने के लिए आप लेंडिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उधार लिया जा सकता है। और इस मिशन का नाम जो इन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम है मिशन 50K EV4E इको। ठीक है, मिशन 50K EV4 इको इस मिशन का नाम है। और बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो इकोसिस्टम है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ अप करने के लिए सिडबी ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। डायरेक्ट लैंडिंग आपको सिडबी से मिल जाएगी। अगर आप एलिजिबल हैं, एमएसएमई में काम कर रहे हैं और आप एलिजिबल हैं लोन के लिए, तो यहाँ पे सिडबी आपको डायरेक्ट लोन देगा। अदरवाइज यहाँ पे इनडायरेक्ट लैंडिंग जो है वो टारगेटेड एनबीएफसीज जो होते हैं, इसके अलावा स्मॉल आपके जो बैंक सेक्टर्स हैं वो आपको लोन यहाँ पे देंगे। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अप्रैल को हुई थी 1990 में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। लास्ट न्यूज़ है आज की हमारे पास सिटी यूनियन बैंक से। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक फैसिलिटी शुरू की है। ठीक है, वॉइस बायोमेट्रिक फैसिलिटी बैंकिंग ऐप के लिए शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है, सिटी यूनियन बैंक बन गया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप। तो ये पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो बायोमेट्रिक सर्विस डेवलप की है वो चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है केजेन सिक्योर वॉइस प्राइवेट लिमिटेड, उनके द्वारा। और उनकी मदद किसने की है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इनकी मदद से ये पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इससे एक बार किसी व्यक्ति की वॉइस रिकॉर्ड कर ली जाएगी और उसके बाद उसी के ज़रिए आगे आने वाले समय में पहचान की जाएगी, जिससे जो ओटीपी और पिन फ्रॉड वगैरह आते हैं तो वो उससे बचा जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पे 1904 में सिटी यूनियन बैंक का फॉर्मेशन हुआ था और तमिलनाडु में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, तो ये आज हमारी कुछ न्यूज़ थी। अंत में बात करेंगे शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो पहली शॉर्ट न्यूज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि विराट कोहली, इन्हें HSBC इंडिया का ब्रांड इन्फ्लुएंसर बनाया गया है। इसके अलावा साउथ इंडिया बैंक के द्वारा NRI जो फॉरेनर्स होते हैं, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, भारत के जो लोग फॉरेन में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जिन्हें NRI कहते हैं, उनके लिए यहाँ पे 2 स्पेशल सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है साउथ इंडियन बैंक ने, जिसका नाम है SIB सीफेयरर और दूसरा है SIB पल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिल गया है डेवलपमेंट के लिए ऑयल जेटी एट दीनदयाल पोर्ट कांडला इन गुजरात, जिसकी टोटल कॉस्ट 123 करोड़ रुपीस आएगी। तो ऑयल जेटी तैयार डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट की अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है। ये हेडलाइंस है जो भी हमने न्यूज़ देखी, जैसे कि आसला भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। क्यूबा के राष्ट्रपति सेकेंड टाइम कौन बन गए हैं, तो म्यूगल डियाज कैनल बन गए हैं। फिर रणधीर ठाकुर को MD and CEO बनाया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का। फिर यहाँ पर क्रिकेटर फेफ डू प्लीसी के द्वारा ऑटोबायोग्राफी जो है वो मई 2023 में रिलीज़ की जाएगी। जर्मनी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो फॉर्मर चांसलर एंजेला मार्कल को दिया गया है। NHI जो है वो 10,000 किलोमीटर का डिजिटल हाईवे तैयार करेगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक। ह्यूरन की रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इसमें जो यूनिकॉर्न इंडेक्स है, भारत ने 3rd स्पॉट पे और भारत के पास 68 जो है वो यूनिकॉर्न है। यहाँ पे USA टॉप पर है। मनरेगा के अंतर्गत राजस्थान ने टॉप किया लगातार 4थी बार पर्सन डे जनरेशन में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है वो हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप का आयोजन किया जाएगा जून में।
थावे फेस्टिवल का कहाँ पे आयोजित किया गया? बिहार में आयोजित किया गया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा साथी पोर्टल की शुरुआत की गई है। और सिडबी ने नई फाइनेंशिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्पेस के लिए, है ना। एमएसएमई सेक्टर में भी ये मदद करेगा। ये आज के हमारे करेंट अफेयर्स थे। अंत में बात करते हैं रिवीजन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, मेलकॉम एडिसिस अवार्ड किसे दिया गया 2023 का? तो ये अवार्ड जो है वो उत्सव पटनायक को दिया गया, जो कि एक इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 638 करोड़ रुपीस दिए हैं। तो कितने प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा 8 प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है जीएस निर्णय। तो जीएस निर्णय, इस मोबाइल एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज्य के द्वारा लॉन्च की गई आपकी एक एप्लीकेशन है। एग्जाम में आपको जीएस निर्णय का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो जीएस निर्णय का मतलब है ग्राम सभा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट, इनोवेट एंड रिजॉल्व पंचायत। ठीक है, क्या है? जीएस मतलब ग्राम सभा और निर्णय का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट, इनोवेट एंड रिजॉल्व पंचायत। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री है यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की फाउंडिंग मेंबर बन गई है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही? डी। 100 मीटिंग ऑफ G20 ग्रुपिंग की रिसेंटली कहाँ पर कंडक्ट हुई? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप कौन सा नहीं है? तो हमें पता है 3 टाइप होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन होता है मतलब, वैन होता है और मैन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पेन जो है वो गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टुगेदर इन अ स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन द नेटवर्क इज नोन एज। तो स्मॉल एरिया में जब कंप्यूटर किसी बिल्डिंग में, घर में, ऑफिस में कनेक्टेड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लैन कहते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। टेलनेट क्या है? तो टेलनेट क्या है? बेसिकली टेलनेट एक टीसीपी आईपी के अंदर काम करने वाली एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो टेलनेट क्या है? बेसिकली एक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टेलनेट क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अ कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस मेक्स अप विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कलेक्शन जो होता है HTML पेजेस का वो क्या बनाते हैं? तो वो www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को बनाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। USB, USB में S का क्या मतलब है? USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो S का मतलब यहाँ पे सीरियल से हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Name the input device which is used to convert the pictures, maps and drawing into digital form for storage in computer। तो कंप्यूटर में स्टोरेज करने के लिए ऐसा कौन सा डिवाइस है जो पिक्चर, मैप और ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है? तो ऐसे डिवाइस को हम डिजिटाइजर बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, this is question of the day. Which country will be the top contributor to global growth over the next 5 years through 2028 as per the data of IMF? IMF के डेटा के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है जो 2028 तक सबसे बड़ी जीडीपी कंट्रीब्यूटर बन जाएगी ओवर द वर्ल्ड? इंडोनेशिया, यूएसए, चाइना या फिर इंडिया? जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। सही आंसर भी आपको वहीं पे प्रोवाइड मिल जाएगा। बाकी सारी न्यूज़ को हम कल डिस्कस करते हैं। टेक केयर।